गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ हड़प्पा सभ्यता का नेक्स्ट क्लास, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से कल हड़प्पा सभ्यता की हम लोगों ने खोज कर चुके थे, और खोज करने के बाद कौन कौन से स्थलों का यहाँ पे उद्गम हुआ था, मतलब कि इसके निकला हुआ था, खोज किया गया था। इसमें से प्रमुख रूप से हम लोग आज देखने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थल के बारे में कि ये इनकी खोज कब हुई, ये किस स्थान से मिला था और इसके खोजकर्ता कौन थे। अब इस प्रकार से देखते हैं कि कैसे कैसे होता था। स्टार्ट में हम लोग लिखे हुए यहाँ पे वर्ष, उसके बाद है स्थल, इसके बाद लिखा हुआ है स्थान, इसके बाद खोजकर्ता, इसके बाद होता है नदी। मतलब कि ये नदी नहीं दिखाई देता, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे नदी। तो देखिए ये सब जो हुआ था कि कौन कौन से जगह, स्थल मतलब ये जगह हो गया, कौन सी जगह से ये उत्पन्न हुआ था, अवशेष मतलब किस जगह से प्राप्त हुआ था। तो 1921 में क्या होता है, हड़प्पा की खोज हुई थी। कौन सा स्थान था, मोंटेग्रू में, ये जो है कि पंजाब में पड़ता है। और तत्काल ये पाकिस्तान के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे पंजाब का कुछ भाग चला गया था, तो वहीं से मिला था हमारा ये। और जिसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी, और किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई थी। इसके बाद दूसरे नंबर 1922 में मोहनजोदड़ो के द्वारा खोजा गया था, ये लरकाना क्षेत्र में उपस्थित मिला हुआ था, और इसके खोजकर्ता थे आर.डी. बनर्जन, और ये सिंधु नदी के किनारे मिले हुए थे। 1931 में चौंद्रो की खोज हुई थी, और ये सिंध के स्थान पे मिला हुआ था। इनके खोजकर्ता थे एनजी मजुमदार, और ये सिंधु नदी के किनारे जो मिली हुई थी। और लोथल 1957 में गुजरात में प्राप्त हुआ एस एम राव के द्वारा, और नदी का नाम भगवा नदी के किनारे। 1953 में कालीबंगाल, उसके बाद राजस्थान, ये जो राजस्थान के में मिला था। अब जो है ये व्रजवासी लाल ने खोज किए थे, और ये नदी का नाम है सरस्वती नदी। तो देखिए आगे 1990-91 में धौलावीरा की खोज हुई, और ये धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है, और इसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट थे, और ये लूनी नदी के किनारे था। तो ये जो प्रमुख हैं, अगर ये प्रमुख चीजें हैं जिसके द्वारा क्या हुआ था, खोज किया गया था। और ये जो खोज हुआ था महत्वपूर्ण था हड़प्पा सभ्यता का। ये क्वेश्चन आते हैं इनमें से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जो ये लिखा हुआ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग चाहें तो कॉपी में लेके पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, और इसका नोट्स भी अपने से तैयार कर सकते हैं। नोट्स हो जाएगा तो आप कभी भी जो है उसको क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से हार्ड कॉपी अगर तैयार हो जाएगी तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखेंगे कि इन स्थलों में से जो है क्या अवशेष कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें मिली हैं, क्योंकि जहां जहां खुदाई हुई थी तो खुदाई के बाद क्या होता है कि वहां से अवशेष प्राप्त होता है। तो अवशेष जो हुआ था क्या क्या मिला था उसको देखते हैं। कहता है हड़प्पा से हमको क्या मिला हुआ था, हड़प्पा से मछुआरा चित्र बर्तन मिला हुआ था, मतलब कि मछुआरा जो भी अपना प्रयोग करते थे बर्तन, उसका जो है क्या चित्र प्राप्त हुआ है। इसके बाद सांप को दबाए हुए गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला हुआ था, खरगोश चित्रित मुद्रा मिला हुआ था, उसका स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला हुआ था। ये कुछ प्रमुख चीजें थे। इसके अलावे भी बहुत सारे कुछ मिले हुए हैं, लेकिन ये प्रमुख है जिनको आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा से कौन कौन सी चीजों की खोज हुई थी, क्या क्या मिला था वहां, तो आराम से ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं मोहनजोदड़ो के बीच। आखिर ये मोहनजोदड़ो में क्या क्या खोज हुई थी, तो मोहनजोदड़ो में हाथी का कपाल मिला हुआ था, ये कपाल दिखा गया, ये कपाल होगा, हाथी का कपाल मिला हुआ था। काश्य की नर्तकी की प्रतिमा मिली हुई थी, 3 मुख वाला पुरुष मिला हुआ था, हाथी दांत के तराजू मिले हुए थे, और मोम के सांचे इसमें से मिले हुए थे। और चौंद्र से क्या प्राप्त हुआ था, चौंद्र से अलंकृत हाथी मिला हुआ था, लिपस्टिक मिला था, काजल मिला हुआ था, उसका कंघी मिला हुआ था, और मनके बनाने का कारखाना मिला हुआ था। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सब चीजें जो मिला हुआ था, इसी से इतिहासकार जितने भी पुरातत्वविद थे उन्होंने अनुमान लगाया था कि इन लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक किस प्रकार से रहा होगा, क्योंकि उस समय तो कोई गया नहीं था। नहीं जाने के क्रम में क्या होता है, इन लोग जो है इसी के माध्यम से जितने सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसी को ध्यान में रखते रखते हुए क्या करते हैं, इतिहास को लिखने का काम करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके अलावा देखेंगे कि ये जो पुरातत्वविद होते हैं, आखिर पुरातत्वविद उसको क्यों कहा गया, ये पुरातत्व है क्या, इसके बाद धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे कि ये मोहनजोदड़ो से संबंधित बातें। चलिए थोड़ा सा मोहनजोदड़ो से संबंधित बातें मैं बता देता हूँ।
तो मोहनजोदड़ो से संबंधित ये जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है और इसे सिंध का बाग भी कहा गया है। इसका अर्थ मैं लिख रहा हूं, अर्थ होता है मृतकों का टीला और इसे सिंध का बाग भी कहा गया है। सिंध का बाग भी कहा गया है। सिंध का बाग भी कहा गया है, समझे। तो अब देखिए ये सब कहा गया है, सिंध का बाग कहा गया इसको। तो मोहनजोदड़ो से इस प्रकार से आगे चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे पुरातत्व क्या है और इस पुरातत्व के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि पुरातत्वविद कौन कहलाते हैं। और पुरातत्वविद ही क्या करते हैं, उत्खनन करते हैं, खोज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं। सटीक जानकारी का मतलब है 100% सही ये लोग जानकारी देते हैं। तो 100% कैसे इनको जानकारी होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं पहले। चलिए एक टॉपिक है, एक पॉइंट मैं बता रहा हूं पुरातत्व के बारे में। पुरातत्व ये है क्या, कहता है पुरातत्व है क्या। पूरा का जो मतलब होता है, ये आप देख रहे हैं ये पूरा जो चीज है इसका अर्थ होता है प्राचीन। इसका अर्थ होता है प्राचीन, मतलब बहुत पुरानी वस्तुओं को प्राचीन ये कहा गया है, प्राचीन। और ये पूरा हो गया। अब तत्व का मतलब हम लोग ले सकते हैं, तत्व का मतलब होता है वस्तु, यानी कि प्राचीन वस्तुएं। अब आप सोचिए कि ये प्राचीन वस्तुएं कहाँ मिलेगी। ये प्राचीन वस्तुएं कहाँ मिलने वाली है, धरती के ऊपर मिलना संभव नहीं है। बहुत सारा अगर खास करके हम लोग हड़प्पा सभ्यता या इतिहास की किसी भी चीजों को देखने का प्रयास करते हैं तो पूरा जितनी भी ये प्राचीन वस्तुएं होते हैं ये धरती के ऊपर नहीं मिलेगी, ना ही अभिलेखागारों में मिलेगी। तो ये एकमात्र आपको मिलने वाली है तो धरती के नीचे मिलेगी। तो धरती के नीचे मिलती है, यानी कि प्राचीन वस्तुएं जो है वो हमको कहाँ मिल जाएगी, धरती यानी कि पृथ्वी। इस पृथ्वी के नीचे आपको मिल जाएगी। तो ये जो नीचे जो मिलती है, तो नीचे जो मिलती है तो सही बात है वहां तो रहती है, तो इसको निकालने का काम कौन करता है, यही जो पुराने चीजों को निकालने का काम करता है। तो उसको जो कहा गया पुरातत्वविद। और ये जो वस्तु निकला, मतलब धरती पृथ्वी के नीचे में जो भी वस्तु है, ये जो वस्तु निकलेगा इसको कहा गया पुरातत्व। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि पृथ्वी के अंदर छिपी हुई वैसी वस्तुएं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर निकालते हैं, मतलब उत्खनन करते हैं। उत्खनन मतलब खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद क्या होता है, उसको बाहर निकालते हैं। और बाहर निकलने के बाद जो है वही वस्तु किस नाम से जाना जाएगा, पुरातत्व के नाम से जाना जाएगा। और इसको जो निकालेगा, मतलब इन्होंने निकाला, ये निकालने वाले होते हैं, तो ये कहलाएंगे पुरातत्वविद। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुई है, लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक, तो लोथल से जो प्राप्त हुई है तो वो हो गया क्या, मेरा मनके बनाने का कारखाना जो है वो हो गया क्या चीज, पुरातत्व हो गया। और पुरातत्वविद कहेंगे उसको, जिसने निकाला उसको कहेंगे पुरातत्वविद। तो चलिए इसके बाद जो है इस प्रकार से देखते हैं। अब बात आती है कि ये लोग खुदाई कैसे करते हैं। खुदाई करने का तरीका भी हम लोग बता देते हैं अभी। देखिए खुदाई कैसे होती है। अगर मान के चलिए ये एरिया जो है, ये एरिया आपका क्या है, यहाँ पे हमको खुदाई करना है, इस एरिया में हमको खुदाई करनी है। इस एरिया में अगर हम लोग खुदाई करने के लिए जा रहे हैं तो किस प्रकार से पुरातत्वविद जो है इसको खुदाई करेंगे। पुरातत्व आते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं खुदाई करना। यहाँ से स्टार्ट, START, स्टार्ट होता है क्या चीज करना, खुदाई करना। तो खुदाई करते करते क्या होता है कि जैसे ही ये खुदाई कर रहे हैं और यहाँ पे क्या होता है, कुछ मिल जाता है। मान के चलिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का छत मिल गया, तो छत मिलने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब ये खुदाई कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट इस प्रकार से खुदाई नहीं करेंगे, ये खुदाई अब ऐसे जाएगा, ऐसे खुदाई करने लगे, करते 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 यहाँ तक अगर आ जाता है, यहाँ पे बंद हो जाता है, तो फिर ये क्या करेंगे, इस प्रकार से खुदाई करना पड़ेगा। तो खुदाई का तरीका जो होता है एक प्रकार से क्या करता है कि डायरेक्ट अगर खुदाई करेंगे तो मान के चलिए यहाँ पे मेरा क्या मिला, कमरा मिल गया है, तो कमरा क्या हुआ, कमरा का छत वगैरह छेद हो जाएगा, ये तो छेद होते जाएगा, यानी कि कमरा मेरा नष्ट हो जाएगा। तो
तो ये क्या होगा, इस प्रकार से गलत हो जाएगा और पुरातत्व के बहुत सारे चीज क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जैसे हम लोगों ने देखा जिस समय हड़प्पा की खोज हो रही थी तो उस समय जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लाहौर से लेकर मुल्तान के बीच में, तो क्या हुआ था, बहुत सारे अवशेष टूट फूट गए थे, बेकार हो गए थे। तो इसलिए अब जो है इस प्रकार से खुदाई की जाएगी, इसके बाद जहां भी अंत होगा, अंत होने के बाद ऐसे खुदाई करेंगे। तो इस प्रकार से खुदाई होगा, अगर यहाँ पे एंड हो जाता है तो ऐसे कर लेंगे। तो ये एरिया एक मेरा क्या बड़ा सा एरिया निकल जाएगा, और इसमें जो भी वस्तु होगा, सिक्का होगा या फिर मूर्ति होगा या फिर कमरा होगा, ईटीसी, ये जितने सारे हैं वो क्या हो जाएंगे, सुरक्षित मिल जाएंगे, साफ सुथरा मिल जाएंगे। तो पुरातत्व का निकालने का यही तरीका है, खोजकर्ता का तरीका है। अब बात आई जब क्या हो रहा था, खुदाई सिर्फ करते थे, तो क्या हुआ, पुरातत्व के मैटर में हम लोग कहते हैं कि पुरातत्व इस तरह का किसी प्रकार का विभाग की स्थापना नहीं की गई थी। सब क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ खुदाई करते थे और कहीं ना कहीं जाके वस्तुओं को रख देते थे। तब यहाँ पे पुरातत्व के मैटर में 1861 ईस्वी में क्या होता है, कनिंघम महोदय, कल भी पढ़े थे हम लोग, कनिंघम महोदय को क्या बनाया जाता है, पुरातत्व विभाग के जो है प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाया गया और उनको कहा गया कि अब जितनी भी वस्तुएं खुदाई होगी ये सारी वस्तुएं कहाँ आएगा, इस विभाग में आएगा। मतलब अब ये विभाग कहला गया, मतलब इस विभाग में आएगा। विभाग में आने के बाद इसके जो डायरेक्टर जनरल होंगे वो प्रमाणित करेंगे कि आखिर वस्तुओं को हम लोगों ने सही से खोजा है या नहीं, ये कहीं वो गलत तो नहीं हो गया है। तो इसलिए अब इनका काम हो गया है क्या, कि जो भी खोज के आएंगे उसको जो परीक्षण करना है, तब जाके वो मान्यता देंगे। तो मान्यता देने के बाद वो दुनिया के सामने में क्या हो जाएगा, उजागर हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि पुरातत्व विभाग की खोज विभाग स्थापित किया गया। अब बात आती है, इसी समय एक एशियाटिक सोसाइटी की भी स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हम लोग देखते हैं क्या 1784 ईस्वी में कराया गया था, बंगाल में हुआ था इसकी स्थापना, यानी कलकत्ता में हुई थी। और इसके जो विलियम जोन्स के द्वारा ये एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1784 ईस्वी में। अब ये जो 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो इसका क्या काम होता था, इसका काम यही होता था कि यहाँ पे हम लोग क्या नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ वस्तु लाए। वस्तु लाने के बाद क्या होता है कि इस पे बहुत सारा गहन विचार होता है, अध्ययन होता है कि उस वस्तु में जो है कौन कौन सी भाषा में क्या क्या लिखी हुई है, यानी कि लिपियों के बारे में। अगर सिक्का है तो उसमें क्या क्या है, यानी कि वस्तुओं में जितने भी चित्र होते हैं, जो भी लिखे होते हैं, सारा का सारा डिटेल करते हैं, सब पे अध्ययन किया जाता है कौन सी लिपि है या नहीं है। तब जाके क्या होता है, वो संपूर्ण ज्ञान होता है। नहीं तो क्या होता है कि सिर्फ खोद लिए हम लोग ला के रख दिए, इससे क्या होगा, इससे ये बेकार हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। पुरातत्व तो जान गए, एशियाटिक सोसाइटी के बारे में जान गए। तो इसी तरह से पुरातत्वविदों ने खोजा था क्या चीज का, हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता खोजने के बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं हड़प्पा का विस्तार। ये विस्तार किस प्रकार से हुआ था हड़प्पा का, क्योंकि हड़प्पा का विस्तार यानी कि कहाँ कहाँ से उसके अवशेष मिले थे। तो अवशेष जहाँ जहाँ से मिले थे और इसकी क्षेत्रफल क्या थी, ये किस आकार के थे, सारा का सारा ही देखते हैं हम लोग। चलिए मैं इसी तरह से मिटा देता हूँ। और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि क्या हो जाए, समय समय पे उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यहाँ पे जो है लगभग ये जहाँ जो भी टॉपिक पढ़ाई जाएगी ये लगभग सभी बोर्डों के लिए लाभदायक होगी, चाहे वो BSc हो जाए या फिर BBOS हो जाए या फिर CBSE का हो, GSC का हो, किसी भी बोर्ड का हो। ये सब क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे जो हम लोग विस्तार देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। अब ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे कैसे होता है उसको देखते हैं। देखिए एक जो है, मैं पहले ये डायग्राम बना देता हूँ। ये इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये तो सभी जानते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब बात आती है कि ये फिगर बनाने के बाद क्या हो जाएगा, आपके जहन में अच्छे से सेट हो जाता है।
और सेट हो जाने के बाद आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी और इसको लिखना भी काफ़ी आराम हो जाएगा। अगर एग्जाम में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे होगा, कैसे लिखेंगे, तो आप लोग जो है इसको देखिए ध्यान से। और देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि ऑटोमेटिक है कि तुरंत का तुरंत आप अगर ध्यान से देखते हैं तो अभी का अभी क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। कहता है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है। तो पूरब से अगर पश्चिम जाते हैं हम लोग, पूरब से पश्चिम, ये जो हम लोग देखते हैं ये जो है 1600 किलोमीटर है, ये 1600 किलोमीटर है। और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो यहाँ पे ये 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। और यहाँ पे पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है और 14 किलोमीटर। अब बात आती है ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते कहता है क्या, उत्तर में, चूंकि उत्तर में क्या आता है हमारा जम्मू कश्मीर है, तो उत्तर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जम्मू कश्मीर का एक जगह है अखनूर। कहता है कि जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी तक फैली हुई, ये दक्षिण है। और इस एरिया में क्या है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट तक ये क्या हुई है, फैली हुई है। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं आप कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण में कहां तक है, नर्मदा नदी के तट तक फैली हुई है। और पश्चिम की बात आते हैं तो पश्चिम में बलूचिस्तान, यहाँ पे मैं बलूचिस्तान लिख देता हूं, बलूचिस्तान, पश्चिम में बलूचिस्तान से लेके उत्तर पूर्व के मेरठ तक फैली हुई है। ये उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर है ये पूर्व है, इसके बीचों बीच क्या है, ये मेरठ। तो उत्तर पूर्व के कहां तक, मेरठ तक। तो बलूचिस्तान से यहाँ पे मतलब पश्चिम साइड में हम लोग देख रहे हैं क्या कि पश्चिम साइड में ये बलूचिस्तान की ओर से लेकर फैला हुआ है। और बलूचिस्तान में अगर बात करते हैं कि ये किस स्थान, बलूचिस्तान के कौन सा जगह पे है, तो बलूचिस्तान के मकरान एक जगह का नाम है। इस मकरान से लेकर क्या होता है, फैली हुई है, कहां तक फैली हुई है, उत्तर पूर्व के मेरठ तक। तो अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए कि क्या होता है, यहां से ऐसे जोड़ दिया जाए, ये तो बहुत बड़ा विस्तृत है ना, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ जोड़ दिया जाए और इससे जो है ऐसे जोड़ दिया जाए, तो ये देखिए क्या हो रहा है कि इस प्रकार से एक प्रकार के ये किस कैसा आकृति नजर आ रहा है ये। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पूरा सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, इसका ये किस आकार का बन जाता है, हमारा त्रिभुजाकार। और आप देखते होंगे अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का आकृति कैसी है, आकार कैसा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आकृति कैसा निकल गया, त्रिभुजाकार हो गया। तो क्या हो जाता है, ये त्रिभुजाकार हो गया। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि त्रिभुजाकार निकल गया ये हमारा। चलिए, थोड़ा सा बच्चा था वो यहाँ पे बैठा हुआ था और वो हमारी बातों को भी सुन रहा था, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए अब जो है इसको मैं पूरा कर देता हूँ, लास्ट टॉपिक है। तो अब देखिए त्रिभुजाकार निकल गया। अब बात आती है इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल क्या है। तो क्षेत्रफल भी मैं, ये तो आकृति हो गई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आकृति, और कुल क्षेत्रफल लिख दे रहा हूँ, कुल क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए ये इसका कुल क्षेत्रफल हो गया और आकृति इसकी कैसी होगी, त्रिभुजाकार आ गई। अब बात आती है अगर अन्य सभ्यताओं से हम लोग इसकी तुलना करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं विश्व में 4 सभ्यताएं हुई थी, 4 सभ्यता हुई थी। एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और एक हमारा हड़प्पा सभ्यता। अब इन तीनों में से अगर कंपेरिजन किया जाए तो हम लोग देखते हैं कि ये जो मिस्र है, कहता है हमारा जो ये मिस्र की सभ्यता से हमारा सभ्यता मतलब कि हड़प्पा सभ्यता 20 गुना, ये 20 गुना जो है बड़ा है, 20 गुना बड़ा है, ये 20 गुना बड़ा है। अब इसके बाद और क्या करते हैं, अगर मिस्र की सभ्यता प्लस मेसोपोटामिया की सभ्यता को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ने के बाद फिर भी जो है हड़प्पा सभ्यता 12 गुना ज्यादा है, 12 गुना क्या हो गया, ये बड़ा हो गया।
तो हमारी जो ये हड़प्पा सभ्यता थी ये काफ़ी विस्तृत थी, काफ़ी फैला हुआ था, जिसके कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे शहरों का निर्माण भी देखने के लिए मिला था, बहुत सारे खोज भी यहाँ पे हुए हैं, और यहाँ तक कि बहुत चीज़ तो अभी खोजा भी जा रहा है, क्योंकि अवशेष धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीकी का दौर आ रहा है, तकनीकी बढ़ रही है, उस प्रकार से क्या होते जा रहा है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार भी देखने के लिए मिलता है। तो अब जो है आगे देखते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने सही ढंग से समझा होगा कि मैं कैसे कैसे ये चीज़ हो गया। तो देखिए, अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे है, देखिए इसको लिखना कितना चुटकी में आराम से हो जाएगा। कहेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट ये हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, इससे क्वेश्चन आता है। कहता है हड़प्पा सभ्यता को अगर लिखना है तो लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर, 14 किलोमीटर है। उसके बाद आगे जब लिखेंगे इसकी और डिटेल करना है तो इसको लिखना है हड़प्पा सभ्यता का के उत्तर के जम्मू कश्मीर के अखनूर से लेकर दक्षिण के नर्मदा नदी तक फैली हुई है, और इसके साथ साथ पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान से लेकर उत्तर पूर्व के कहाँ तक, मेरठ तक फैली हुई है। तो ये आकृति एक त्रिभुजाकार बनती है। उसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर है, और ये मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर मिला दिया जाए तो फिर भी ये कितना गुना हो जाता है, 12 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में लिखना है। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन अभी हम लोग यहीं पर रखते हैं। तो आगे जो है मैं यही कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट से, सभी साथियों से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग जो है अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं क्या कर सकूं और भी बेहतर तरीके से इसको आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। चलिए, धन्यवाद।